नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे एमपी वर्ग 1 चयन परीक्षा हिंदी भाषा की बात करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। इस प्रैक्टिस में हम 50 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी जो है 2 प्रैक्टिस सेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डेली हमारी ये क्लासेज 7 PM पे होती है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट थर्ड में हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जिनमें से यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा उसी प्रकार लेवल रहने वाला है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के लिए प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है। उसके नीचे 4 विकल्पों में से उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प हमें बताना है, यानी मुहावरे और उनका सही अर्थ बताना है। जिसमें से पहला प्रश्न देखते हैं। पेट भरे मन मोदक से कब? पेट भरे मन मोदक से कब, इसका जो है मुहावरा का क्या हो जाएगा? केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। डी वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे मुहावरा है कि चोर के पैर नहीं होते। क्या मुहावरा दिया गया? चोर के पैर नहीं होते, मतलब पापी मन का अस्थिर होता है। इसके बाद जो तीसरा दिया गया है, तीसरा प्रश्न आप मुहावरा दिया गया कि आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है धनी परंतु मूर्ख। धनी है लेकिन मूर्ख। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सभी जानते हैं, गागर में सागर भरना मतलब विस्तृत बात को संक्षेप में कह देना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यह मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? अरहर की टट्टी गुजराती का ताला, इस मुहावरे का अर्थ होगा छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला निर्देश आ चुका है प्रश्न का कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 के लिए इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्पों में से जिसमें एक सही है, सही विकल्प का चयन करना है। यानी वाक्य दिया रहेगा, वाक्य की त्रुटि रहेगी, प्रश्न पर त्रुटि रहेगी और आंसर हमें करेक्ट करके बताना है। जैसे हम बचपन में वहाँ जाता रहा, अब हम लिखा है तो वहाँ जाता रहा लिखा गया। इसका करेक्ट शब्द क्या होगा? इसका होगा कि मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। क्या होगा? मैं बचपन में, हम की जगह क्या होगा? मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, इस वाक्य का सही अर्थ, सही वाक्य क्या हो जाएगा? कि जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ठीक है, करेक्ट आपका सब हो जाएगा। हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम नरेश को पुस्तक दिया, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो करेक्ट हमारा होगा कि हेम ने नरेश को पुस्तक दिया। किसने दिया? हेम ने जो है नरेश को पुस्तक दिया। सही वाक्य हमारा हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्तिगत या प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, इसका सही वाक्य क्या होगा? इसका सही वाक्य होगा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ सकते नहीं, यहाँ पे सकता होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, को नहीं होगा, ड्राइवर से कार चलवाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 11 से 15 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़ यह पता लगाने का प्रयास करें इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों का गलत प्रयोग
का कोई दोष है या नहीं, यदि है तो वह वाक्य के किस एक भाग में होगा, उस भाग का आपका केवल उत्तर बताना है। ABCD जो भी होगा वो बताना है। ये थोड़ा अलग है, हटके है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं। कौन सा आपका गलत दिया गया? तो बालकों को भली भांति, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया था? कोई दोष या नहीं है, यदि केवल वाक्य में एक भाग में है तो उस भाग का आपका उत्तर बताना है। तो भाग दिए गए, हेम और नरेश बालकों की भली भांति पढ़ाते हैं, तो हेम और नरेश में बालकों की भली भांति यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। कौन सी त्रुटि यहाँ पे? तो तुम अपना कर्तव्य, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे। तो यहाँ पे जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन, सहायता करे। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? सहायता करे, ठीक है। ये रे की जगह क्या होना चाहिए? सहायता करे, ठीक है। छोटी छोटी में आपको दिक्कत है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ठीक है, नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको ध्यान देना है। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छा आदत है, कोई त्रुटि नहीं। तो अच्छा आदत यहाँ पे सभी लोग समझ गए, ठीक है। तो प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी, यहाँ पे क्या है? अच्छा की जगह अच्छी आदत होनी चाहिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। कौन सी त्रुटि होगी? देखिए यहाँ पे दो शब्द, विद्रोही भी दिया गया है, शत्रु भी दिया गया है कि हम विद्रोही शत्रु। तो शत्रु भी एक हो गया, विद्रोही भी, दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। दो शब्दों में से या तो विद्रोही का प्रयोग किया जाए या कि फिर शत्रु का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 16 से 20 के लिए इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर होगा। समझ गए होंगे? प्रत्येक 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द श्रेणी में दिए गए और एक शब्द जो है इस श्रेणी में नहीं आता है। अब आपका उत्तर क्या होगा? अब देखिए, इसमें श्रेणी में दिया गया 16 में मधु, दूध, शहद और शराब। तो सभी लोग सिंपल से समझ गए होंगे, दूध यहाँ पे अलग है, क्योंकि मधु, शहद, शराब ये क्या है? अनेकार्थक शब्द। ये क्या है? अनेकार्थक श्रेणी में आते हैं। मधु, शहद और शराब ये अनेकार्थक में आते हैं, दूध आपका नहीं आता। उसी प्रकार अंबर, वस्त्र, किरण, आकाश, इसमें देखिएगा अंबर, आकाश, वस्त्र इनके अनेकार्थी श्रेणी आते हैं, लेकिन किरण का अनेकार्थी श्रेणी नहीं आता। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। तात, पूज्य, मोती, पिता। तो आप सभी लोग जानते हैं कि तात, पिता, पूज्य इन तीनों के अनेकार्थक शब्द श्रेणी में आते हैं, लेकिन मोती का नहीं आता। अगला है इंद्र, सिंह, शूर, ब्राह्मण। इनमें से देखिएगा कि इंद्र, सिंह, शूर इन तीनों को अनेकार्थक शब्द श्रेणी में आते हैं, लेकिन ब्राह्मण आपका अनेकार्थक श्रेणी में नहीं आता। सजा, बल, सेना, शक्ति, इसमें देखिएगा बल, सेना, शक्ति इन तीनों के अनेकार्थक शब्द,
लेकिन सजा का अनेकार्थक शब्द आपका नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21 से 25 के इन प्रश्नों में लोकोक्तियों का सही विकल्प चुनकर पूर्ण करना है। अब लोकोक्ति दी गई, लोकोक्ति दी गई, धोए जो सो वार तो खाली स्थान होए न सेत। कपड़ा, आदमी, गंदा या काजर। धोए जो सो वार तो होए न सेत, यहाँ पे हो जाएगा कपड़ा। धोए जो सो वार तो कपड़ा होए न सेत। इसके बाद अगला देखिएगा, ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। तो जो जो क्या भींजता है कि वह भारी हो जाता है। ज्यों ज्यों भीजे कमली त्यों त्यों भारी होए, क्या हो जाएगा? कामरी की बात करेंगे। कामली होगा या कामरी होगा, सभी बताइए। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, कामरी होगा। किसके मुंह में हाथ डालना, तो आपने सुना होगा शेर के मुंह में हाथ डालना। अगला है दान की बचिया के नहीं देखे जाते। तो दान के बचिया के क्या नहीं देखे जाते? दांत नहीं देखे जाते। दान की बचिया को दांत नहीं देखे जाते क्योंकि कितने दांत की है। घर आया खाली स्थान भी नहीं निकाला जाता। तो घर आया किसका भी नहीं निकाला जाता है? घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता है। तो रिश्तेदार, मेहमान और ब्राह्मण की तो बात ही अलग है। अगला है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपरोक्त पंक्ति में रस पूछा जा रहा है। श्रृंगार, वात्सल्य, शांत या अद्भुत, कौन सा रस होगा? सभी बताइए। यहाँ पे अद्भुत की बात करेंगे क्योंकि आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न होता है और विस्मय भाव की परिपक्वता को यह अद्भुत रस कहा जाता है। अद्भुत की बात करेंगे। अगला, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? श्रृंगार का, वात्सल्य का, शांत का या अद्भुत का? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। दोस्तों, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? और वह कहलाता है वात्सल्य। जी हाँ दोस्तों, बी रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सोहत कर नवनीत लिए घुटकन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। उपरोक्त पंक्तियों में रस का कौन सा है? सोहत कर नवनीत लिए घुटकन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इसमें कौन सा रस हो जाए? सभी जानते इसमें वात्सल्य रस होगा क्योंकि इसका जो स्थायी भाव वात्सल्य होता है, स्नेह प्रेम। प्राय काव्य वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना जाता है, लेकिन साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्र मान्यता मिल गई है। संतान के प्रति प्रेम यहाँ पे है, और संतान के प्रति जो प्रेम होता है उस भाव को वात्सल्य कहा जाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और वात्सल्य का तो सभी जानते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? सभी बताइएगा। वह होता दोस्तों श्रृंगार। इसे रसराज भी कहते हैं। वात्सल्य का उद्दीपक विभाव बालक के चेष्टाएं, क्रीड़ाएं होती हैं।
इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वह अलंकार कौन सा होता है? तो जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जा रहा हो जो कि असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, ऐसे अलंकार को अत्युक्ति अलंकार कहा जाता है या अतिसंयोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? देखिए, अतिसंयुक्त अलंकार की अगर बात करें तो काव्य में कोई बात का बहुत बढ़ा कर करनी कही जाती है अतिसंयुक्ति में, लेकिन जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास मालूम होता है, वहाँ पे क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है। और जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना को उपमालंकार होता है। ठीक है, तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन होता है? देखिए, आपके जो रोला और चौपाई है, ये मात्रिक सम जाति के छंद है, और जो कुंडलिया है ये विषम मात्रिक संयुक्त जाति का छंद है। तो मात्रिक अर्धसम जाति का क्या हो जाएगा? दोहा। बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। मनोरम का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। सभी लोग जानते हैं मनोरम यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। मन है धनरम बराबर मनोरम। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार है। क्या पंक्ति दी गई है? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। इस पंक्ति में अलंकार कौन? इसमें रूपक अलंकार हो जाए। जब एक वस्तु को दूसरा रूप दे दिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है, अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? जो जहां पर शब्द, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, शब्द वही आए, वाक्यांश वही आए, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होने चाहिए, वह कौन सा अलंकार हो? वह कहलाता है यमक अलंकार। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर उपमा अलंकार हो जाएगा। पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अल्प विराम का थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, कहाँ लगा ये ध्यान रखिएगा। लाइन एक है लेकिन अल्प विराम का है। जैसे एक आता है रुको अल्प विराम मत जाने दो, मतलब उसे रोको मत जाने दो। फिर आएगा रुको मत के बाद अगर अल्प विराम लग जाता है जाने दो, रुको मत जाने दो, मतलब उसे मत रोको जाने दो। तो अल्प विराम का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पे हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। देखिए, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार के तीन भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लटानुप्रास। ठीक है। इसके बाद अगला बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? लगभग सभी जानते होंगे। यह सममात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में दो गुरु शुभ माना जाता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, भागवत गीता का संधि विच्छेद पूछा गया है। भगवत गीता का संधि विच्छेद, भगवत धन गीता। अगला प्रश्न देखिएगा, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है, यह काम मैं आप कर लूंगा। तो जो ये आप दिया गया है, ये आप है क्या चीज दोस्तों? देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? यह, ये और वह, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैं और आप का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह रूप बताना है। यहाँ पे हम बात करेंगे बड़े अर्थात संज्ञा। क्या सही है? देखिए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसका संज्ञा कही जाती है। तो बड़ा इसमें आ जाता है, चाहे नाम हो, चाहे भाव हो, चाहे स्थान हो। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और जो शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो सारी चीज़ें आपने समझ लिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी? पूर्वी हिंदी। इनकी अन्य बोलियाँ भी हैं, अवधी, बघेली। और पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी। और पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली, नेपाली, राजस्थानी। और राजस्थानी हिंदी की अगर बात करते हैं तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये प्रमुख बोलियां हैं। और पहाड़ी हिंदी का हमने क्या बताया? गढ़वाली, नेपाली। ठीक है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड दिया गया है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक। तो नमक के दरोगा के कहानी के लेखक प्रेमचंद। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है। अगला कि बिहारी इनमें से किस काल के कवि थे? बिहारी जी। तो बिहारी सभी लोग जानते हैं रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्ति और रीत सिद्ध। बिहारी तीसरे वर्ग के अंतर्गत आते हैं, रीत सिद्ध के अंतर्गत। इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। और सबसे अधिक प्रमाणिक जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका बिहारी रत्नाकर मानी जाती है, इन पर जो टिप्पणी की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? देखिए, जो ऋतु शब्द है यह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिए, ऋतु शब्द क्या है? यह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत कवि देखा जाए तो यहाँ पे हमारा हो जाता है तुलसीदास। देखिए दोस्तों, जो सूरदास जी हैं ये कृष्ण सही शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ये सूफी काव्य परंपरा के, और मीरा भाई श्री कृष्ण के। तो राम सही शाखा के तुलसीदास हो जाएंगे।
अगला है सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों सभी लोग बताइए, अभी हमने बताया। सूरदास कृष्ण सही शाखा की बात करते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं। देखिए, सूरदास द्वारा रचित 5 ग्रंथ बताए गए हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नलद दमयंती और ब्याहलो। सूरसागर ब्रजभाषा का सबसे महान मुक्तक काव्य ग्रंथ है और यह गीत काव्य भी है। अगला जो प्रश्न है कि वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था क्या था? तो वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था श्रीहरि द्विवेदी। सन्यासी होने पर इनका नाम वियोगी हरि पड़ा था। इनकी रचनाएं प्रेमांजलि, वीणा, फतिक, मेवाड़, केसरी, वीर सस्सई, तरंगनी, प्रार्थना आदि हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, हास का स्थायी भाव हास होता है, करुण का निर्वेद होता है और श्रृंगार का रति होता है। और शोक का क्या होता है, सभी बताइए। शोक का क्या होगा, सभी बताइए। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या होता है? उपन्यास और कहानी का जो मूल अंतर होता है उसका विषय निरूपण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, राजनैतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक या सामाजिक? तो प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। इस टॉपिक पर एक प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं। ये दोस्तों ये कौन से गोदान है? एक सामाजिक। अगला जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताइए। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताना है। और वह है दोस्तों पद्मावत। पद्मावत एक प्रभावी प्रेम काव्य है। यह फारसी की मंसूबी शैली में लिखा गया है। पद्मावत में इतिहास एवं कल्पना का समावेश भी है। अगला प्रश्न है जो मॉक क्वेश्चन रहेगा सभी के लिए। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। पद्मावत, मधुमालती, मृगवती या रामचरितमानस? जी हाँ, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और आप सभी लोग शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लगभग 2500 क्लासेज जो है हमारी फ्री क्लासेज, हमारी रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे 1.31 के यहाँ पे लगभग आपके परिवार है, फैमिली है। तो आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डेली हमारी 7 PM में क्लास होती है। माँ की प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी मजबूत कीजिए और सिलेक्शन आसान कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।